भारतीय छात्र संसद 12 वर्षों से एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है जो बच्चों को सही गाइडेंस देता है कि वो आगे कैसे बढ़े इस पॉलिटिक्स के लाइन में। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख। मैं रिद्धि शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ 12वीं भारतीय छात्र संसद एक युवा मंच में, जो कि हो रही है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर की कर्मभूमि MIT कोथरूड में। कल हमने भारतीय छात्र संसद का पहला दिवस अटेंड किया। वहाँ से हमें कई सारी चीज़ें सीखने मिली। वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि हम सब भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए पॉलिटिक्स के लेकर एजुकेशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही सोचा। ऐसे ही चर्चा करते हैं हम उन युवाओं के साथ जो कि कई क्षेत्र से, कई राज्यों से आए हैं भारतीय छात्र संसद का हिस्सा बनने और अपने विचार व्यक्त करने। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आज के हमारे युवा अच्छे से पढ़े लिखे होंगे और शिक्षित होंगे, तभी ही आने वाला कल और भी तरक्की भरा होगा। ऐसे ही देखने को मिला भारतीय छात्र संसद में आए हुए अलग अलग कोने से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे विशेष युवा स्पीकर, जिन्होंने अपने भाषण से और अपने विचारों से हम सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनके विचार और उनके भाषण से सभी को काफी प्रेरणा मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं रिद्धि शाह और आज 12वीं भारतीय छात्र संसद का दूसरा दिन है और आज हमारे साथ है भारतीय छात्र संसद में आए विशेष स्पीकर। आपका नाम? धन्यवाद आपका। मेरा नाम हेमनंदन शर्मा है और मैं उत्तराखंड देव संस्कृति विश्वविद्यालय से यहाँ आया हूँ। मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम हिमांशु जिंदल है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में BTech CSC का छात्र हूँ। तो यहाँ पर आने के लिए क्या प्रेरणा आपको मिली? हमारे विश्वविद्यालय में हमें इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया जाता है। हमें बताया जाता है कि आपको इस तरह के कंपटीशन, इस तरह के इवेंट्स में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा रेजिमेंट भी हमारे साथ आया है और बल्कि स्टूडेंट स्पीकर्स में भी हमारे 5 से 6 स्टूडेंट स्पीकर्स मंच पर बोल रहे हैं। तो आप इस कार्यक्रम के लिए ही बुलाए गए हैं स्पेशली? जी, मेरा सिलेक्शन यहाँ ऑनलाइन मोड पे हुआ, फिर यहाँ पर हम आए और फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन हुआ और यहाँ पे हमने अपनी स्पीच यहाँ रखी। तो आपकी स्पीच किस माध्यम पे थी? आपके हिसाब से BCS क्या है? देखिए, BCS एक वो मंच है जो विद्यार्थियों को एक हाई लेवल पर लेकर के जाता है। जो विद्यार्थी सोचता है कि हमें राजनीति में कदम भी नहीं रख पाते हैं, ये मंच हमें वो प्रदान करता है कि एक निम्न स्तर के युवा को उच्च स्तर तक राजनीति में लेकर के जाता है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद MIT ग्रुप और BCS ग्रुप को भी देना चाहते हैं। आजकल पॉलिटिक्स को जाना जाता है क्योंकि उसमें अच्छे पढ़े हुए बच्चे नहीं आते। पॉलिटिक्स को माना जाता है कि उनमें जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग आते हैं। लेकिन बट द BCS of the MIT Pune provides a platform for the students in which the student can pursue their goal of becoming a future politician and to enhance their quality of what requires to be a good politician. And from good politician, it doesn't mean that giving people free things or something. Good politician mean good policy for the country, good economic growth of the country, good literacy rate of the country, and less incidence of poverty of the country, less infant mortality rate. All of these things makes a good politician. Not free of things, not the politician who give free things to the vote bank to collect all the votes and all that. आज जैसा कि आज डिस्कस हुआ कि डायनेस्टी चलती आ रही है, तो यंग लीडर्स को, हमारे जितने भी यंग लीडर्स हैं, जो उनकी यंग थिंकिंग है आज के बारे में, क्योंकि वो सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है इंडिया में, तो यंग लीडर्स जो हैं आजकल एक्सपीरियंस के कम यंग लीडर्स की यंग व्यूज़ की उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए BCS की ज़्यादा, हमें ऐसा लगता है कि BCS की यंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर ऐसा क्या है कि हमें पॉलिटिक्स में हम जा सकते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि पॉलिटिक्स में जाना कैसे। लोग बोलते हैं कि मुझे मौका चाहिए पॉलिटिक्स में जाने का। अगर आपको छोटे उम्र से शुरू करना है, बहुत वाइज लोगों ने बोला है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और ऐसे ही आप MIT WPO को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय छात्र संसद 12 वर्षों से एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है जो बच्चों को सही गाइडेंस देता है कि वो आगे कैसे बढ़े इस पॉलिटिक्स के लाइन में। तो फिर ये सबसे बेस्ट है। लाइक करेंटली इंडिया में इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि 12 साल से एक इंस्टीट्यूशन दी हैव बीन कंडक्टिंग दैट भारतीय छात्र संसद विद utmost प्रायोरिटी एज इट फॉर द स्टूडेंट्स, एंड वो लगता है, मेरे को लगता है वो सबसे सही है।
and people or the students there, those who wanting to pursue in politics, then they should come visit here once at least. अच्छा, और जैसा कि आज यहाँ पे बात हुई थी, घराना शाही जैसी परंपरा चलते आ रही है जी, तो आपके हिसाब से ये सही है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए बहुत से ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि हम राजनीति में आएँ। बहुत से युवा तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने ये सोच लिया है कि बस हम केवल सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे। उनसे पूछा जाता है तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होता जो कहता है कि मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ। कुछ विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि हम राजनीति में जाएँ, लेकिन परिवारवाद एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से उनको वो मंच नहीं मिल पाता है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। इसलिए ये परिवारवाद हमेशा के लिए खत्म हो और योग्यता के आधार पर युवाओं को आगे मंच दिया जाए। देखिए जैसे कि ऐसा है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, टाइम बदल रहा है। अगर हम आम आदमी पार्टी का एग्जांपल लेते हैं तो आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग आते हैं वो सारे कोई नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, वो सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल हैं एंड वो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो ऐसे ऐसे चेंज आ रहा है सोसाइटी में एंड आफ्टर 5 to 6 ईयर्स हमें देखने को मिलेगा कि हमें डायनेस्टी हम भूल चुके होंगे, हमें नए लीडर्स जो कि जिनका नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निकल कर आ रहे होंगे। मुझे पर्सनली लगता है जो इफ़ अ पर्सन वांट्स टू गो फॉर पॉलिटिक्स, अगर उसको रिवोल्यूशन करने का ज़रूरत है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिवोल्यूशनरी, उसको कुछ भी सिस्टम में रिवोल्यूशन लाना है, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मनी हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, जो भी मार्केट में, और उसको रेवोल्यूशन लाना है, देन ही शुड गो फॉर पॉलिटिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और समथिंग। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। अगर तुमको रेवोल्यूशन लाना है, यू वांट टू बिकम अ रिवोल्यूशनरी, देन पॉलिटिक्स में आप जाओ, वो बहुत सही है। पुराने जैसे हमारे हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, उनके प्रिंसिपल्स बहुत सही थे। उनके प्रॉफिट रियलाइजेशन के बाद उनके गोल्स कभी डिफर नहीं करते थे। लेकिन आज के राजनीति वालों ने अपने गोल्स को इंटरफेयर कर दिया प्रॉफिट रियलाइजेशन होने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि आज के राजनीति में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके प्रिंसिपल्स एकदम सही है? देखिए वो तो मतलब सीधा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन मुझे पर्सनली जो सही, मतलब एक थे मनोहर पारिकर, वो आप जानते होंगे, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, मनोहर पारिकर जी जो अभी नहीं है हमारे साथ, और नितिन गडकरी जी। मुझे ये दोनों बहुत पसंद है क्योंकि उनके आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स मुझे सबसे सही लगता है। जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इसको मानते हो जी। तो आप ऐसे जैसे काफ़ी सारे मंत्री होते हैं, मंत्रियों की पद होती है, जी। कृषि मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, तो आपको अगर कोई मंत्री बनाया जाए एक दिन के लिए तो आप क्या करोगे? देखिए सबसे पहले इस देश की एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो ये देश हमेशा प्रगति करेगा। जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा तब तक ये देश शिक्षित नहीं होगा। और अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं शिक्षा मंत्री बनने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इस देश की मजबूत शिक्षा को बढ़ाना चाहता हूँ और इस देश को प्रगतिशील देखना चाहता हूँ। देखिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। अगर अपने बारे में बताऊं, अगर मैं बनना चाहूँ तो एजुकेशन मिनिस्टर जैसे है कि हमारी एजुकेशन में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आज भी IITs, NITs, MITs में जो IIT, NIT और IIMs में रिजर्वेशन है, उन पॉलिसीज़ को नहीं होना चाहिए। तो मैं उनके ऊपर थोड़ा वर्क करूँगा, ठीक है। और भी हमारा एजुकेशन सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, बिजली पानी की समस्याएँ हैं, उनको मैं उनके तरफ देखूँगा। और आज हम देखते हैं कि कई सारे जो नेता हैं हमारे पॉलिटिक्स में, जो यंग नेता है, उसमें से कोई एक नेता जो आपको पसंद हो, जिसके प्रिंसिपल्स आपको पसंद हो? आपने आज खुद स्टेज पे देखा होगा राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के। मुझे कोई पार्टी प्रेफरेंस नहीं है, मुझे आदमी अच्छे लगते हैं। वो राघव चड्ढा जी का पर्सनैलिटी वैसा है, उनके आइडियोलॉजीज वैसा है, उनका सोच वैसा है, तो मुझे वो पसंद है। आजकल जैसा मानना है, जैसी अपन कहते हैं पॉलिटिक्स, तो सबके मन में आ जाता है भैया पॉलिटिक्स में नहीं जाना है अपन को। तो आपके हिसाब से पॉलिटिक्स का क्या सही मायना होना चाहिए? देखिए बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स सुनकर ऐसा लगता है कि चोर हैं, परिवारवाद वाले हैं और लुटेरे हैं, लेकिन हमें सोचना होगा, हम इस देश का भविष्य हैं, हम इस देश के मजबूत कंधे हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस देश को सुधारने का काम भी हमारे ऊपर ही है। अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो ये देश कभी नहीं सुधरेगा। हम दूसरों पर जिम्मेदारी लेने के बजाय खुद पर अगर जिम्मेदारी लें तो ये देश जल्दी सुधरेगा।
आपको क्या लगता है कि हमें कभी इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, हर एक किसी के अलग अलग एग्जाम है, नीट देना है, जीडी देना है, तो उसी तरह से पॉलिटिक्स में आने के लिए ऐसे कोई एग्जाम होने चाहिए, आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए भी एक स्पेशल पढ़ाई होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम होना चाहिए, और एक जो पॉलिटिक्स में मिनिस्टर्स बनते हैं उनका भी एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए कि अभी हम देखते हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है उनका कि उनका ये बैकग्राउंड होना चाहिए, उसी उससे पढ़ा होना चाहिए, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है। कोई भी पॉलिटिक्स में आ रहा है, बस देख रहा है कि हाँ मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में है, डायनेस्टी में मेरे दादाजी पॉलिटिक्स में, मेरे को भी जाना है, घरानाशाही राजकारण चल रहा है, तो हमें उसको ख़त्म करना होगा। एक अच्छा पेपर होना चाहिए, वेल सेट पेपर होना चाहिए, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, और एक पूरे प्रॉपर बैकग्राउंड से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, और तब किसी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपने बताया कि शिक्षा का काफ़ी महत्व होता है, तो अगर अपने आने वाले सभी लोग अगर एजुकेटेड होंगे, स्पेशली पॉलिटिशियंस, तो कैसा होगा देश? देखिएगा, देश उस बात की अगर मैं बात करूं, उस वक्त जब शिक्षा की दृष्टि से हमारा देश सुधर जाएगा, तो मैं मानता हूं भारत का जो विश्व गुरु का सपना था वो हमेशा के लिए साकार रहेगा और भारत हमेशा ऊंचाइयों को छुएगा। जैसा कि आपको पता है, भारतीय छात्र संसद ये विचार था राहुल कराट सर का, तो आप उनको ऐसा कोई संदेश देना चाहोगे जिनसे उनको ऐसा लगे हाँ ये गुड इनिशिएटिव है? मैं राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने इतना गुड इनिशिएटिव लिया कि BCS के माध्यम से मैं आज यहाँ 2000 किलोमीटर दूर से आया हूं, केवल और केवल कि युवाओं की आवाज़ में आगे ले जाकर मंच को दे सकूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे इनिशिएटिव लेते रहें और हम सभी को उनसे हमेशा भारतीय छात्र संसद के माध्यम से मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि अपने देश से जुड़ो। आजकल सोशल मीडिया में या फिर अपने एजुकेशन में लेके लोग बहुत ज़्यादा उसमें डूब चुके हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स की तरफ। जो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उनसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सब ये सोचते हैं कि चलो हो रहा है जो हो रहा है, हमें क्या ही लेना देना, अपने को 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, क्या है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये जानने का, ये कहने का या पूछने का अधिकार है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कोई पॉलिसी कैसे लाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसीज़ क्या है इसके बारे में हमारे यंग जनरेशन को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जो पहले की जनरेशन उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सब मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी किसी भी विषय पे कुछ भी बोल रहे हैं, हमें उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमें सरकार से पूछने का एक दायित्व होना चाहिए कि हम सरकार से पूछें कि हाँ आपने ये किस प्रकार से किया या किस चीज़ के लिए किया, और हमारे इसमें इस चीज़ का नुकसान है, ठीक है, आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए। ये सारे लॉज होने चाहिए, और यंग जनरेशन को इसमें BCS के माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा दूसरा दिन था भारतीय छात्र संसद में। काफ़ी सारे युवा ने अपना विचार व्यक्त किया, और मैं आशा करती हूँ कि उनके विचारों से आपके मन में जो जो शंका होगी वो सब मिट गई होगी। तो बने रहिए भारतीय छात्र संसद के साथ और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।